ऐसा क्या उगल दिया था भूपतलाल दर्जी ने कि शहर की प्रसिद्ध स्टेशन रोड पर एक साधारण सा मकान, पूरे 30 पुलिसमैन, 2 सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, जगन, बंदूक सिंह और फिद्दे मियाँ। दरवाज़ा खटखटाया फिद्दे मियाँ ने। निरंतर 10 मिनट खटखटाने पर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाली गौरवर्ण की 32-35 वर्ष की आयु की स्त्री थी। अब फिद्दे मियाँ पीछे हो गए। बंदूक सिंह आगे आ गया। कद काठे में संपूर्ण स्त्री, इकहरा किंतु भरा हुआ बदन, ऊंचाई 5.5 फीट से कम नहीं। नमस्कार, बंदूक सिंह से विनय के स्वर में कहा। कौन है आप? यहाँ किस लिए आए हैं? कैसा बेहुदा तरीका है! क्या इस तरह आधी रात को कोई दरवाज़ा खटखटाया जाता है? इससे पूर्व कि बंदूक सिंह कुछ कहे, पुलिस इंस्पेक्टर प्रकट हुआ और बंदूक सिंह के निकट आकर खड़ा हो गया। बंदूक सिंह विनीत ही बना रहा। कुमारी स्नेह प्रभा, आपका ही नाम है ना? और आपको हीरोइन भी कहा जाता है। मैं नर्तकी हूँ, नृत्य सिखाने का स्कूल भी चलाती हूँ। वह स्कूल रविंद्र मार्ग पर है। कुछ और पूछना है आपको? जी हाँ, आप चाहे तो वारंट देख सकती है। आपकी तलाशी का वारंट है हमारे पास। सुबह आइएगा, इस समय घर में कोई पुरुष नहीं है। जान सकता हूँ कि सुबह कौन पुरुष होगा? हमारी सूचना के अनुसार तो आप इस मकान में अकेली रहती है। क्षण मात्र के लिए लगा कि वह निरुत्तर हो गई, परंतु दूसरे ही क्षण उसने कहा, सुबह मेरा नौकर होगा। नौकर से अच्छी स्थिति का व्यक्ति पड़ोसी होता है। विश्वास कीजिए कि तलाशी तभी आरंभ करेंगे जब आपके कम से कम 2 पड़ोसी यहाँ आ जाएंगे। मैंने कह दिया कि मैं तलाशी नहीं दूंगी, हरगिज तलाशी नहीं दूंगी। अगर आप लोग शराफत से नहीं गए तो वह मुड़ी और तेजी से अंदर घर में चली गई। इंस्पेक्टर ने उसके पीछे जाना चाहा, परंतु बंदूक सिंह ने उसकी बाह थाम कर उसे रोक लिया। उधर जगन सहित 3 आसपास के मकानों के पुरुष आ गए। अलबत्ता तीनों ही पुरुष तनिक भयभीत थे। शायद वह गवाही के झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे। और लगभग 1 मिनट बाद ही वह स्त्री स्नेह प्रभा अथवा हीरोइन फिर प्रकट हुई। गवाह चौंके। वह हाथ में हथगोला उठाए हुए थी। निकल जाओ, वरना सभी यही खड़े खड़े भुन जाओगे। मैं आखिरी चेतावनी देती हूँ। हीरोइन जी, यूँ सचमुच आपने साबित किया है कि आप हीरोइन हैं। ये भी साबित किया है कि आपके घर में अच्छे हथगोलों का भंडार है। परंतु आप भूल रही है, जब तक हथगोले से पिन नहीं निकालेगी तब तक हथगोला फटेगा नहीं। उधर हीरोइन ने झुककर हथगोले की पिन को देखना चाहा। उधर बंदूक सिंह झपटा और हथगोला उसके हाथ से छीन लिया। वो फिर मुड़ी। वह फिर अंदर की ओर भाग जाना चाहती थी, परंतु इस बार जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जगन ने पड़कर उसकी बाह पकड़ ली। आप हीरोइन हो या वैम, अगर गड़बड़ करेगी तो आपका ही अहित होगा। बेहतर यही होगा कि आप शांत रहे, वरना उठापटक सभी थोड़ी बहुत जानते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, गवाह साहिबान, आप भी आइए। 5 कमरों का मकान। पहले ही कमरे में 2 राइफलें और 2 रिवॉल्वर और ढेरों गोलियां बरामद हुई। हीरोइन अब 2 सिपाहियों के बीच खड़ी थी। जगन ने मुस्कुराकर पूछा, इन चीज़ों का लाइसेंस तो नहीं होगा? मैं नहीं जानती। हम भी नहीं जानते कि आप नहीं जानती। जानते हैं, दादा और दादी ने ही हमें बताया है कि लाइसेंस नहीं है। कौन दादा? मैं किसी दादा को नहीं जानती। इस हुज्जत से कोई फ़ायदा नहीं है हीरोइन जी। आपको स्वीकार करना चाहिए कि ये घर दादा का है। अपने कर्मों के कारण दादा हवालात में बंद भी है। अगर आप ये सत्य स्वीकार नहीं करेगी तो जो सामान यहाँ मिलेगा उससे आप इतनी बड़ी डकैत साबित होगी कि खैर। दूसरे कमरे में 10 हथगोले बरामद हुए। वह एक जो बंदूक सिंह के हाथ में था, यानी 11 गोले। इन हथगोलों के बारे में कुछ कहेगी हीरोइन जी? वैसे हथगोलों पर लगी छाप के अनुसार ये पाकिस्तान के बने हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के हथगोले आपके पास कैसे पहुंच गए? मैं कुछ नहीं जानती। यानी आप नहीं जानती कि हथगोले आपके कमरे में कैसे पहुंचे? मैं नहीं जानती। अलबत्ता ये तो आप जानती है कि हथगोले हैं और इन्हें फेंकने से आदमी भुन सकता है। तीसरा कमरा, वह शयन कक्ष था। उसमें डबल बेड था, श्रृंगार की वस्तुएं थी, विस्की, जिन और आयातित शैंपेन की बोतलें थी। तिजोरी थी।
हीरोइन ने तिजोरी की चाबी तब दी जबकि बंदूक सिंह ने उसे तोड़ देने की धमकी दी। उसमें ठीक प्रकार से गिना नहीं गया लगभग 2.5 लाख रुपए के नोट और जेवर थे। जगन ने बंदूक सिंह से कहा, इसे बंद कर दो भाई। क्यों? हम लोग आयकर वाले नहीं हैं, अपना काम ही समेटने में नहीं आता, दूसरे का काम क्यों करे? बंद किए देता हूँ, परंतु ये तो नोट कीजिए कि शराब की 56 बोतलें हैं। हुआ करे 22 फ्रांसीसी शैंपेन की बोतल है, यानी यकीनन स्मगलिंग का माल। छोड़ो, यानी हम एक्सरसाइज डिपार्टमेंट के आदमी भी नहीं हैं। चलो चौथे कमरे में देखते हैं कि क्या है। चौथा कमरा मानो किसी नर्तकी का कमरा न होकर किसी केमिस्ट की प्रयोगशाला हो। कितने ही प्रकार के रसायनों की बोतलें, लगभग 100 छोटी शीशियाँ जिनमें पीले रंग का पदार्थ भरा हुआ था, इंजेक्शन के लिए सिरिंज, नीडल आदि। ये सब क्या है? जगन ने पूछा। मेरी दवाएं हैं। ओह, शायद आप बीमार हैं। आप एक बीमार स्त्री को परेशान कर रहे हैं। हमें अफसोस है। अच्छा, ये क्या है? जगन ने छोटी शीशियों में से एक उठाई। कहा ना, दवा है, पी जाती है, इंजेक्ट की जाती है। आपके लिए ही इस्तेमाल होता है, नहीं तो क्या भूत प्रेतों के लिए इस्तेमाल होता है? इस शीशी में जितनी दवा है उसे कितनी बार इंजेक्ट किया जाता है? एक बार। दिन में कितनी बार आपको इंजेक्शन लगता है? 3 बार। वाह, क्या खूब दवा है। कोई कंपनी नहीं, सुरक्षा के लिए कोई सील नहीं। आपको मतलब है हीरोइन जी। एक सिरिंज और एक निडल उठाकर जगन ने कहा, मिस्टर बंदूक सिंह, जरा रसोई में जाकर इन्हें उबालिए तो, फिर तुम तो एक्सपर्ट हो। हीरोइन जी को इंजेक्शन लगाना? नहीं, वो चीख पड़ी। नहीं, हरगिज़ नहीं। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। जी साहब, इन शीशियों के कुछ नमूने जब्त कीजिए और इस कमरे को सील कर दीजिए। रिवॉल्वर, राइफल, हथगोले और ये 10 शीशियाँ। जब्ती पत्र पर गवाहों के दस्तखत कराने मत भूलिएगा। चचा मियाँ, आप तो यहाँ है ही, सब काम ठीक से होना चाहिए। हम दोनों जाते हैं। सुनिए, फरमाइए, क्या इन मैडम को गिरफ्तार करना है? वारंट तो आपके पास ही है। सो तो है, रियायत किस लिए? अलबत्ता अगर मैडम चाहे तो स्त्री पुलिस बुलवा लीजिएगा। चलिए बंदूक सिंह जी। और अब सचमुच हीरोइन रो पड़ी। बोली, आपने मेरी तिजोरी देखी है? बेशक देखी है। आप जितनी चाहे जमानत ले लीजिए। मेरा मतलब है नकद जमानत ले लीजिए। मैडम, जगन की और हीरोइन की दृष्टि मिली। जमानत साधारण जुर्म की होती है। जिनके पास हथगोले होते हैं, खतरनाक जहर होता है, उनकी जमानत नहीं होती। वैसे आप न्यायालय में कह सकती है कि ये सब वस्तुएं आपकी नहीं, दादा की है। अच्छा, नमस्ते। हीरोइन सचमुच रो रही थी। तब 1:30 बजा था। दर्जी का एक और नशा कम हुआ। दूसरी ओर हल्की सी ठंडक का आभास हुआ। कुछ ओढ़ने की इच्छा हुई। वो चौंक कर जागा। उसने देखा वो एक चारपाई पर पड़ा है जिस पर कुछ बिछा नहीं है। ओढ़ने का, कुछ पा सकने का तो प्रश्न ही नहीं था। चारपाई एक विशालाकार बरामदे में थी। कुछ दूर पर एक हल्का सा बल्ब टिमटिमा रहा था। वह उठकर बैठ गया। तब दिखाई पड़ा कि उसकी चारपाई से कुछ दूर पर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक डंडा भी था। दर्जी ने 2-3 बार अपनी खोपड़ी को थपथपाया, परंतु नहीं समझ पाया कि वो कहाँ है। भाई साहब जी। वह व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा था उठा और दर्जी के निकट आकर बोला, कहिए। मेरा नाम भूपत लाल है, मैं दर्जी हूँ, यानी भूपत लाल लेडीज़ एंड जेंट्स टेलर, ड्रैपर एंड आउटफिटर। खुशी हुई। मैं कहाँ हूँ भाई साहब? खुफिया पुलिस के सेंटर में। मर गया, यानी कि जीते जी मर गया। मरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में हुक्म है कि अगर नशा उतर गया हो तो जा सकते हो। मैं जाने के काबिल नहीं हूँ। तब आराम से सो सकते हो। मैं सो नहीं सकता भाई साहब। यानी मेरा बदन 108 जगह चोट खाए हुए, कम से कम 8 जगह हड्डियाँ टूट गई है। मैं सिर्फ तड़प सकता हूँ। तब तो मजबूरी है। यानी हुक्म है कि जाना चाहो तो जाने दिया जाए, सोना चाहो तो सोने दिया जाए, पानी पीना चाहो तो पानी भी पिलाया जा सकता है। ज़रा फिर से तो कहिए, क्या हुक्म है? हुक्म है जाना चाहो तो जाने दिया जाए, सोना चाहो तो।
अगर भाई साहब रोना चाहो तो? हुक्म तो नहीं है, फिर भी चाहो तो रो सकते हो। अपनी कुर्सी ज़रा पास खींच लीजिए। क्यों? रोना दीवारों को नहीं सुनाया जा सकता, कोई तो रोना सुनने वाला होना चाहिए। शहर का मशहूर दर्जी हूँ भाई, इतना ज़बरदस्त कारीगर कि लोग नेकर के नाप का कपड़ा लाते हैं और मैं उसी कपड़े में से पतलून बना देता हूँ। नेकर की पतलून बनाई है, परंतु पतलून का नेकर कभी नहीं बनाया। खुफिया पुलिस के सिपाही को दर्जी दिलचस्प लगा। वह कुर्सी पास खींच कर ले आया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, दर्जी बुक्का फाड़ रो पड़ा। सिपाही चौंका, तनिक घबरा कर बोला, ए मिस्टर, इतनी ज़ोर से नहीं। रोते हुए दर्जी ने कहा, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? मेरा एक बच्चा था, पूरे 5 साल का। कैसा प्यारा नाम था, गुलगुल। मेरे गुलगुल को उन्होंने ख़त्म कर दिया होगा। हाय। ओह, ज़रा धीरे रहो भाई, ब्रेक नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं स्टॉप पर रुकूंगा, बीच में नहीं। मिस्टर, मैं मिस्टर नहीं हूँ, मैं दर्जी हूँ, भूपतलाल टेलर मास्टर। मैं उजड़ गया। प्यारे भाई, मैं बर्बाद हो गया। मेरा बच्चा गुलगुल, अगर यही स्टॉप आ जाता तो तसल्ली कर लेता। मशीन सलामत रहती तो 10 गुलगुल और पैदा कर सकती थी, परंतु मेरी प्यारी बुलबुल, हाय मेरी बुलबुल खाना। गुलगुल, प्यारा सा बच्चा। बुलबुल, हाय रंग काला, काली बुलबुल, मेरी प्यारी काली बुलबुल क्या चीज़ थी। हाय, ख़त्म, सब खत्म। ए मिस्टर, इस बार तनिक रोबीले स्वर में खुफिया पुलिस के सिपाही ने कहा, मैं मिस्टर नहीं दर्जी हूँ। रोना एकदम बंद करो। क्यों? दफ्तर में बड़े साहब है, शायद सो रहे हैं। जाग गए तो तुम्हें एकदम बाहर कर देंगे। यानी स्टॉप? हाँ। सचमुच जोर से रोता हुआ दर्जी एकदम चुप हो गया। गुलगुल, प्यारा गुलगुल। हाँ, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चाहो तो रो भी सकते हो। मर्द रोया नहीं करते। अभी तो तुम रो रहे थे, एक्टिंग कर रहा था। शाबाश, रोने की ज़रूरत क्या है? मैं A1 फिटवेल दर्जी हूँ। एक गई, दूसरी बुलबुल ले आऊँगा। ठीक, अब की बार एक नहीं, एक के बाद एक 10 गुलगुल पैदा करूँगा। मारो सालो, कितने मारते हो। लेकिन किसने मारा है, कहाँ मारा है? सपना देखा है क्या? दादा, दादा नाम का व्यक्ति तो यहाँ के लॉकअप में बंद है। तो परदादा? तब रात के 2 बज रहे थे, जबकि जगन और बंदूक सिंह की कार राजापुरी नगर के निकट से गुजर गई, परंतु राजापुरी में प्रवेश नहीं हुई। राजापुरी के पिछले छोर पर एक सड़क थी जो रेलवे लाइन को पार करती हुई चली गई। वह स्थान बिना फाटक का रेलवे क्रॉसिंग था। कार रेलवे लाइन पार कर गई। अब बंदूक सिंह ने कार की रफ्तार बहुत धीमी कर दी थी। सड़क की चौड़ाई सिर्फ 10 फीट थी और दोनों ओर गन्ने के खेत थे। धीमी रफ्तार के बावजूद एक स्थान पर बंदूक सिंह को कार रोक देनी पड़ी, इसलिए कि कार से कुछ फासले पर एक गीदड़ जोड़ा बीच सड़क पर खड़ा था और कार को चकित दृष्टि से ऐसे देख रहा था मानो अपने साम्राज्य में किसी एकदम नए जानवर को देख रहा हो। ए चुकरे, जगन ने टोका। जी बाप जी, गीदड़ों को इतना सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। हॉर्न दो और गाड़ी आगे बढ़ाओ। अगर बचना चाहेंगे तो बच जाएंगे, वरना राम नाम सत्य। उधर सामने से गीदड़ जोड़ा कुछ क्षण ठिठक कर रुकने के बाद तेजी से उछलकर के खेत में लुप्त हो गया। कार आगे बढ़ाता हुआ बंदूक सिंह बोला, अब समझा? क्या? आप लगातार राम नाम सत्य बोलते रहिए। यानी वो दोनों गीदड़ या सियार नहीं थे? क्या मतलब? यकीनन दोनों प्रेत थे, राम नाम लेते ही भाग गए। बकवास बंद, ढंग से कार हाको। जिन प्रेतों की तलाश में तुम आए हो वो तो आराम से सो रहे होंगे। प्रेत सोते भी हैं? नहीं तो क्या तुम्हारी तरह रात भर सड़क नापते फिरते हैं? और कार एक के खेतों को पार करती हुई ठीक राजापुरी के भग्न एवं जीर्ण किले के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। टॉर्च साथ लाए हो ना? जी। 2 है ना? जी हाँ। हाथ खाली नहीं रहेंगे। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में एकदम तैयार रिवॉल्वर। पहले टॉर्च और रिवॉल्वर लेकर जगन उतरा। बंदूक सिंह को कार लॉक करने में 2 मिनट लगे। एक साथ 2 टॉर्चें आलोकित हुई। जगन अपने स्थान पर खड़ा था। बंदूक सिंह एक कदम आगे बढ़ा। रुको बंदूक,
धीमे स्वर में जगन ने कहा, खैरियत? रिवॉल्वर हाथ ही में रखो, आसपास देखो। अगर कोई हाथ में उठाने जैसा पत्थर दिखाई पड़े तो टॉर्च को रिवॉल्वर वाले हाथ की बगल में दबाकर सामने उधर जिधर फूटी हुई दीवार में रोशनी नहीं जा रही है, पत्थर उठाकर फेंको। यानी? हाँ, मुझे संदेह है। बंदूक सिंह मुड़ा। कुछ ही क्षण बाद उसने एक पत्थर उसी ओर फेंका और जगन पूरी तरह सतर्क न होता तो धाय फायर की आवाज़ गूंजी। फटी हुई दीवार में से सामान्य कुत्तों की ऊंचाई से दोगुनी ऊंचाई वाला कुत्ता बिना भौंके हमला करने के लिए उछला था। तभी जगन ने फायर किया। गोली शिकारी कुत्ते के पेट में लगी और वह ठीक जगन के पाँव के निकट गिरा। परंतु यही बस नहीं, ठीक उसी प्रकार हमला करने के उद्देश्य से कुत्ते के बाद कुतिया भी वैसे ही उछली। उस पर एक साथ 2 फायर हुए, एक जगन द्वारा, दूसरा बंदूक सिंह द्वारा। उसका कपाल फट गया और वह उन दोनों के बीच में आकर गिरी। साथ ही एक साथ जाने कितनी आवाज़ें, विचित्र आवाज़ें गूंजने लगी। परंतु जगन और बंदूक सिंह दोनों ही जानते थे कि ये चमगादड़ की आवाज़ें थी, जो एक साथ 3 फायरों की आवाज़ सुनकर भयभीत हो गए थे। कमाल किया, सचमुच कमाल किया गुरु आपने। कमाल बमाल कुछ नहीं, परिचित सी गन का आभास हुआ और बस। शिकारी नस्ल के ये कुत्ते प्रशिक्षित होने के बाद भौंकते नहीं हैं, चुपचाप इतनी तेज़ी से झपटते हैं कि इंसान संभलने का मौका ही नहीं पाता है। यानी जान बची। कैसे कहा जा सकता है, ये तो दरवाजे की सलामी थी। अंदर क्या होगा ये तो जब जाएंगे तभी जानेंगे। और तब जबकि दोनों दरवाजे के अंदर पहुँचे तो ठिठक गए। चमगादड़ों के शोर के अतिरिक्त ऐसा लगा जैसे कहीं दूर कोई रो रहा हो। सुना? जगन ने टोका। जी, शायद प्रेत रो रहे हैं। राम नाम सत्य है। बढ़ो संभल कर। और दोनों आगे बढ़ गए। दरवाज़ा पार किया। अब दोनों विशालाकार सहन में पहुंच गए। चांदनी में संगमरमर का सहन चमक रहा था। और अब चमगादड़ों की अजीब आवाज़ें, कथित प्रेतों के रुदन की आवाज़ें एकदम बंद हो गई थी। बीच में चमकता सहन, सहन के चारों ओर अंधकार में डूबी किले की इमारतें, एकदम सन्नाटा, मानो उनके और प्रेतों के बीच आँख मिचौली का खेल चल रहा हो। गुरु, हम आज्ञा कीजिए कि किधर से खोजबीन शुरू करनी है। सारे किले की तलाशी लोगे? चारा ही क्या है, रात बीत जाएगी। शायद रात के बाद दिन में भी पूरे किले की तलाशी नहीं ले पाएंगे। हाँ, समय तो लगेगा ही। प्रेतों को मारो गोली। प्रेतों को गोली मारकर शायद चुड़ैल खोजने के लिए रास्ता साफ करना चाहते हो। प्रेत चुड़ैल जाए भाड़ में। किले की तलाशी लेना शुरू कीजिए। 16वीं शताब्दी का किला है, निश्चय ही इसमें खजाना भी होगा। हाँ, खजाना क्यों नहीं होगा। खजाना रखने वालों ने खजाने को मंत्रविद्ध जो किया है कि किले में सांप और चमगादड़ों से लेकर शिकारी कुत्ते, गधे, घोड़े, भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल के अलावा औरत आदमी भी आते रहेंगे। परंतु खजाना लंबो और दाढ़ीमल श्री बंदूक सिंह को ही मिलेगा। नाग देवता जो खजाने की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें आदेश दो कि वो खजाना लेकर हाजिर हो जाए। फायर करो। फायर? मूर्खराज, सारे किले की खाक छानने की फुर्सत नहीं है। फायर करो, जिससे ये पता लग सके कि प्रेत किस कोने में है। समझा। धाय धाय एक साथ बंदूक सिंह ने फायर किया। साथ ही फिर भयानक शोर और शोर के साथ ही रोने की आवाज़ आई। आओ। जगन तेजी से बाई ओर मुड़ा। वे एक विशालाकार अंधेरे बरामदे में जा पहुंचे और फिर एक कक्ष में प्रविष्ट हुए। विशाल कक्ष, किसी जमाने में निसंदेह सजावट में बढ़िया होगा। अब भी दीवारों पर कहीं कहीं वहाँ जहाँ पलस्तर नहीं उखड़ा रहा था, चित्रकारी के अवशेष थे। दो टॉर्चें उस कक्ष को आलोकित कर रही थी, परंतु कहीं भी तो कुछ नहीं था। हर ओर सुनापन और खालीपन। आश्चर्य है, निरुत्साहित सा जगन बोला। सचमुच ऐसा ही लगा था कि रोने की आवाज़ें इसी कक्ष से आ रही है। बंदूक? जी। यही खड़े खड़े नहीं, आगे बढ़कर तुम इधर कक्ष के फर्श और दीवारों को देखो, मैं उधर देखता हूँ। अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश, दोनों ऐसी सूक्ष्मता से फर्श और दीवारों का निरीक्षण कर रहे थे मानो सुई खोज रहे हो। यकाएक बंदूक सिंह चौंका। गुरु, आया। बंदूक सिंह ने टॉर्च का प्रकाश एक ही स्थान पर स्थिर कर रखा था। दीवार का एक कोना, उस कोने के सहारे ही नीचे की ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ।
शाबाश, जगन ने कहा। एक फायर करो। फायर की आवाज़ साथ दूर दूर से आती चमगादड़ों की चीचेहाट, परंतु रोने की आवाज़ ठीक नीचे से आई। जगन आगे बढ़ गया। आगे पीछे दोनों ही उन संकरी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। बंदूक संभल कर, बेफिक्र आगे बढ़िए। और सीढ़ियों ने उन्हें नीचे सीलन की बू से महकते हुए तहखाने में पहुंचा दिया। टॉर्च तहखाने में आलोकित हुई और हृदय दावक चीख। दोनों टॉर्चें स्थिर हो गई। क्षण मात्र के लिए वह दोनों चकित से देखते रहे। दीवार से सटे दो प्रेत, नग्न, एकदम वन मानुष जैसे, चेहरे को ढांपती हुई दाढ़ी और बेतरतीब सिर के बाल। प्रातः पूरे 5 बजे थे। राजकीय अस्पताल के कमरे के बाहर जगन और बंदूक सिंह थके से बैठे हुए थे। अस्पताल के गलियारे का मौन भंग हुआ। एक अधेड़ उम्र का हवलदार और एक युवक सिपाही चले आ रहे थे। दोनों के कंधों पर राइफलें थी। जगन और बंदूक सिंह को दोनों ने सैल्यूट दिया। मेरा नाम शमशेर सिंह है, हवलदार बोला। ये महमूद खां, हम दोनों को ड्यूटी के लिए भेजा है। दिन में 3 ड्यूटी होगी ना? जी हाँ। दूसरी ड्यूटी पर बुंदू खां और हीरा सिंह आएंगे। ड्यूटी पर बख्तावर सिंह और बैरिस्टर सिंह आएंगे। आपको ड्यूटी समझाई गई है? जी हाँ, आपसे हुक्म लेना है। इसी कमरे पर ड्यूटी देनी है। जो हुक्म। अभी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट आएंगे। इस कमरे में सिर्फ वही जा सकेंगे, कोई दूसरा उनके साथ ही जा सकता है। बिल्कुल ठीक। एकदम चौकस ड्यूटी देनी है? जी बिल्कुल, और एकदम सख्त ड्यूटी। बाहर से कोई अंदर न जाने पाए और अंदर से कोई आने न पाए। बस मेडिकल सुपरिटेंडेंट और उनके साथ कोई भी आ सकता है, जा सकता है। जी बिल्कुल। अपनी बात बोलूँ? बोलो। 17 साल से हवालात पर ड्यूटी देता हूँ। वेरी गुड। कभी कभी एक हवालात में 20 आदमी भी होते हैं। आज तक किसी को अंदर हाजत रफा नहीं करने दी। कोई पाखाना जाए या पेशाब, हवालात से बाहर ही निश्चित जगह पर भेजता हूँ। यहाँ वैसी ज़रूरत नहीं होगी। इस कमरे से इस तरह की चीज़ें जुड़ी हुई है। बिल्कुल। बात दूसरी है। यानी हवालात में डकैत और खूनी भी बंद होते हैं। बिल्कुल इन मूँछों का जलाल है और आप जैसे साहब लोगों के इकबाल की बुलंदी है। आज तक कोई हवालाती भाग नहीं सका। आपकी ड्यूटी से तो बेफिक्र हुआ, परंतु 2 ड्यूटी वाले और भी आएंगे। बिल्कुल, सांप के अंडे में से मेंढक नहीं निकलता हुजूर। ये सिपाही महमूद खां और बाकी के वो चारों बिल्कुल मेरे शागिर्द थे। तब तो तसल्ली हुई। लीजिए, आप दोनों के लिए कुर्सियाँ खाली किए देते हैं, बैठिए। बिल्कुल शुक्रिया साहब, परंतु ड्यूटी बिल्कुल बैठकर नहीं दी जा सकती, ऐसा उस्ताद ने सिखाया है। जगन और बंदूक सिंह दोनों ही कुर्सियों से खड़े हो गए थे। जगन ने शमशेर सिंह की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, दुनिया जहान के किसी भी पर्दे पर जाए, आप याद रहेंगे हवलदार साहब। उत्तर में शमशेर सिंह ने सैल्यूट दिया। उन दोनों ने ड्यूटी संभाल ली। शमशेर सिंह हवलदार राइफल थामे दरवाजे पर खड़ा हो गया और महमूद खां सिपाही खिड़की के निकट। तभी जूते खटखटाती एक नर्स हाथ में कुछ उपकरण लिए आई। तभी जबकि वह दरवाजे से 2 कदम दूर थी, हवलदार शमशेर सिंह ने हाथ की संगीन लगी राइफल आगे कर दी और रोबीले स्वर में कहा, बिल्कुल हॉल्ट। नर्स झिझक कर रुकी। सहज स्वर में जगन ने कहा, अपनी गलती मानता हूँ हवलदार साहब, नर्सों के आने जाने पर रोक नहीं है। संगीन लगी राइफल पीछे हट गई। नर्स अंदर चली गई और फिर पूरे 15 मिनट का मौन। फिर हाथ में कुछ कागज़ लिए अधेड़ उम्र के डॉक्टर आए। जगन और बंदूक सिंह उनकी ओर बढ़ गए। डॉक्टर दोनों पुलिसमैनों को देखकर मुस्कुराए। ठीक, यानी ये इंतज़ाम हो गया, जगन ने कहा। आप ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं? दोनों पुलिसमैनों ने उन्हें सैल्यूट किया। उत्सुकता से जगन ने पूछा, टेस्ट रिपोर्ट मिली डॉक्टर साहब? हाँ। कुछ कह सकेंगे? अभी तो 3 टेस्ट ही हुए हैं, अभी तो 7 टेस्ट और होंगे। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि 10 दिन लग सकते हैं। कम से कम 1 सप्ताह तो लगेगा ही। जितनी भी जल्दी हो सके। हाँ, इलाज तो हम करेंगे ही, परंतु जैसी परिस्थिति आपने बताई है उसके अनुसार सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिक कठिन है। आप निश्चिंत रहे, सुरक्षा में लापरवाही नहीं होगी। दिन में 1 बार आप लोग मिलते रहे। ज़रूर। अब चाहे तो आराम करने जा सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको बेवक्त तकलीफ़ दी, सचमुच शर्मिंदगी है। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। कर्तव्य पालन में ये नहीं देखा जाता कि दिन है या रात।
अच्छा, अब मैं जाकर व्यवस्था देखता हूँ। नमस्कार। मेडिकल सुपरिटेंडेंट अंदर कमरे में चले गए। अब गुरु, बंदूक सिंह ने पूछा, खुफिया पुलिस केंद्र चले? किस लिए? वहाँ 2 भूत और 1 जिन है ना, जहन्नुम में जाए। ऐसा? आदमी है, मशीन नहीं है। होटल चलेंगे, पहले स्नान, फिर 4 घंटे की नींद, दुनियादारी की बातें बाद में। और एक चुड़ैल भी तो है, पुलिस स्टेशन पर बंद है ना। भूत, चुड़ैल, जिन और प्रेत सभी को भाड़ में झोंक दो, होटल और आराम। मैं सोचता था, खबरदार, सोचने वाली मशीन बिल्कुल बंद कर दो। तब दोपहर के 12 बज रहे थे। जगन और बंदूक सिंह दोनों उस पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां स्नेह प्रभा उर्फ हीरोइन बंद थी। विशेष प्रबंध करके उन दोनों ने उसे एक कमरे में बुलाया। इस समय वह ऐसी लग रही थी जैसे मुरझाया हुआ फूल, आंखें कुछ सूजी हुई, आंखों का रंग गुलाबी गुलाबी सा, शायद रोई थी। आइए। उसके स्वागत में दोनों ही उठे। जगन ने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा, आप एक कलाकार है, अप्रिय कर्तव्य की मजबूरी है। अथवा कौन ऐसा होगा जिसके मन में एक कलाकार के लिए आदर न होगा? विराजिए। नम्रता देखकर हीरोइन को सचमुच विस्मय हुआ। जब वो बैठ गई तभी वो दोनों उठे। जगन ने बात आरंभ की, हमारी सीमाओं में अगर किसी प्रकार की सुविधा चाहे तो निसंकोच कहे। धन्यवाद, वो बोली। इस नियम की आपको भी जानकारी होगी कि आज ही आपको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। क्या आप इससे पहले किसी वकील से भेंट करना चाहेगी? वह मौन रही। यूँ हम जानते हैं कि आपके आवाज़ से जितनी भी आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है वह आपकी नहीं है, वह सभी दादा की है। बात केवल आपत्तिजनक वस्तुओं की नहीं है, जैसा कि आप जानती है, उनका उपयोग भी हुआ है। शायद भाग्य ही था कि हम दोनों बच गए। हथगोलों का उपयोग तो हम पर ही हुआ था। भूपतलाल दर्जी को हथगोला देकर आपने ही भेजा था ना? एक और युवक को रद्दी सी रिवॉल्वर भी दी थी। आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? तनिक झुंझलाकर उसने पूछा। सिर्फ इसलिए कि हम आपका आदर करते हैं। हम जानते हैं कि आप कसूरवार नहीं हैं। सभी कुछ आपने विवशता में किया है। जानते हैं तो पूछते क्यों है? इसलिए कि स्वेच्छा से किया गया अपराध दंडनीय होता है। विवशता में किया गया अपराध न्यायाधीश को भी सोचने के लिए विवश करता है कि अपराधी को दंड दिया जाए या नहीं। क्या आप न्यायालय में ये स्वीकार करेगी? सुनना चाहेंगे? सुनाइए। कभी मैंने नृत्य और गायन की कला को पूजा जैसी पवित्र धारणा दी थी। सच्चा कलाकार ऐसा ही तो करता है। परंतु कला का पारखी अपनी कला उपयोग कैसे करे? मैंने पिता का बहुत सा धन खर्च कराया, तब जाकर कुछ सीख सकी। जब पिता की मृत्यु हुई तो सोचा था, बहुत कुछ सोचा था। नृत्य कला का प्रदर्शन आरंभ किया, परंतु दर्शकों को क्या कहूँ, उन्होंने मेरी नृत्य कला को कोठे के मुजरे जैसा ही समझा। जी। तब मैंने विवाह करना चाहा। जानते हो मेरी चाहत का क्या परिणाम निकला? जगन ने उसकी ओर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखा। मेरा पहला प्यार एक गायक आर्टिस्ट से हुआ। कितने वादे किए उसने, मुझे कितने रंगीन सपने दिखाए, और मैंने उसके सम्मुख अपने आप को समर्पित कर दिया। 3 वर्ष प्यार की लुकाछिपी में बीत गए। बाद में ये जाना कि वह विवाहित है और उसके 2 बच्चे हैं। यानी धोखा हुआ, बार बार धोखा हुआ। दूसरी बार मैंने एक धनी व्यक्ति के सम्मुख अपने आप को समर्पित कर दिया। वह मुझे कार से, हवाई जहाज से पूरा भारत घुमाता रहा। यूँ उसने मुझे बहुत सा रुपया भी दिया, परंतु जब मैंने उससे विवाह कर लेने का आग्रह किया तो मानो उसने मुझे आसमान से भूमि पर धकेल दिया। कहा, दोस्ती तक तो बात ठीक है, परंतु मेरा कुटुंब एक नर्तकी को घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। बिरादरी में इज्जत है, शहर में मान सम्मान है। कौन सुनता है? किसी ने नहीं सुना। मैं कहती रही, चीखती रही, कलाकार होना पाप नहीं है। मेरे माता पिता संभ्रांत व्यक्ति थे। मैं कोठे की नर्तकी नहीं हूँ। सचमुच आपके साथ अन्याय हुआ है। तब मुझे पहली बार अपराध भावना जगी। एक रात मैंने उसे जानबूझकर अधिक शराब पिलाई। चाहती थी कि वह अधिक शराब पीकर मर जाए, परंतु वह मर नहीं सका। हाँ, जब उसका साथ छूटा तो मैं कुछ कुछ बदनाम हो गई थी। वास्तव में आपके साथ दुखद घटनाएं घटी है। तीसरी ट्रेजेडी नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनाइए। वो सचमुच सुंदर था, युवा था,
राजनीति में था और अपने भाषणों में मानो आग उगलता था। उसी के द्वारा आयोजित बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ एक कार्यक्रम में मैंने नृत्य किया। परिचय की विजबेल फैली। प्रथम बार ही जब मैं उसकी बाहों में थी, मैंने उससे शादी का प्रस्ताव किया। उसने कहा, कल जवाब दूंगा। कल आया। हम दोनों शहर के नामी रेस्तरां में बैठे थे। मैंने उससे पूछा कि क्या मेरा प्रस्ताव स्वीकार है। उसने उत्तर दिया कि जीवन भर दोस्ती निभाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे राजनीतिक करियर का प्रश्न है, इसलिए विवाह जैसी मूर्खता में नहीं पड़ूंगा। यानी मुझे तीसरी बार मूर्ख बनाया गया था। मैं सहन नहीं कर सकी। मैंने उस पर मेज़ उलट दी, उठी और तड़ातड़ 3-4 थप्पड़ उसके गाल पर जमा दिए। लगभग 100 स्त्री पुरुषों ने यह प्रदर्शन देखा। सचमुच आपने साहस किया, बधाई। एकाएक बात बदल कर वो बोली, थानेदार साहब बता रहे थे कि आप लोग ऊंचे दर्जे के जासूस हैं। हाँ, जासूस तो है, अलबत्ता ऊंचे दर्जे के नहीं हैं। आप मुझे बधाई दे रहे हैं। बधाई योग्य आपने काम जो किया। मैं बच्ची नहीं हूँ श्रीमान, जो बातों से बहल जाओ। उफनती नदी में कूदने का साहस अच्छे अच्छे तैराकी कभी नहीं कर पाते। किसी राजनीतिज्ञ से शत्रुता मोल लेने का परिणाम क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप तो ऐसे कह रही है जैसे राजनीतिज्ञ दानव होते हैं। राजनीतिज्ञ क्या होते हैं यह आप खुद ही निश्चित कीजिए। जिस दिन ये घटना घटी उसी रात मेरी छाती पर छुरा रखा था। ओह, वो मुझे समाप्त करने आया था। वही राजनीतिज्ञ? राजनीतिज्ञ ऐसे काम नहीं करता, इसलिए कि उसे किराए के लोग इस प्रकार का काम करने के लिए मिल जाते हैं। वो दादा था, यानी जिसने आप पर छुरा ताना था? जी। वो प्रथम परिचय था? जी हाँ। तब कैसे, क्या हुआ? जीवन में प्रथम बार मेरे अंतर की नारी मुखरित हुई। प्रथम बार मैं प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर शोला बन गई। खुद ही सोचिए कि वैसी स्थिति में क्या मैं विवश नहीं थी। दादा की तरफ मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। समझा। परिणाम स्वरूप 15 दिन बाद एक गांव में वो युवा राजनीतिज्ञ मरा हुआ पाया गया। खूब, तो आपने बदला चुका ही लिया? किस कीमत पर? कीमत? जी हाँ, बदला चुकाने की कितनी बड़ी कीमत चुकाई मैंने। पहले मैं उपेक्षित कलाकार थी, बदले की कीमत चुकाई। कीचड़ में फंसकर क्या कोई निकल पाया है? मैं कीचड़ में धंसी और फिर कीचड़ में समाती ही चली गई। मेरे घर से क्या क्या बरामद हुआ आपने देखा है, आप जानते हैं। अच्छा होता कि मैं प्रतिशोध के लिए पागल न हुई होती। अच्छा होता कि मैं किसी की रखेल होती। अगर वैसा होता तो मैं वह न होती जो आज हूँ, एक राजनीतिज्ञों के गुंडे की न सिर्फ रखेल, साथ ही घृणित अपराधी भी। सचमुच आपकी कहानी दुखदाई है। क्या बताएगी कि अब आपने क्या निश्चय किया है? मैं बहुत अभागिन हूँ, ऐसा मत सोचिए। कभी वो नहीं हुआ जो मैंने चाहा, इसलिए शायद अब भी वह नहीं हो पाएगा जो मैं चाहती हूँ। आप अपराधी नहीं हैं। क्या अदालत ये मानेगी? ज़रूर मानेगी। मुझे विश्वास नहीं है। क्यों? भाग्य ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मेरी कामना है कि मैं किसी तरह अपराधों की मझधार से निकल जाऊं, परंतु हमें विश्वास है। सचमुच आप वही करें जो आपका मन चाहे। अगर आप पसंद करें तो हम आपको कुछ सलाह देंगे, माने या ना माने यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। खैर, अगर एक एक प्यारी चाय हो जाए तो कैसा रहे? मैं क्या कह सकती हूँ, आप कुछ न कहे। बंदूक सिंह जी, चाय और साथ में नाश्ते का भी प्रबंध करो।